बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। एम्पायर की उंगली ऊपर चली गई है। मैं आपसे डिमांड करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप रिजाइन करें। हम ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। मियां साहब आप घर नहीं जाएंगे, आप जेल में जाएंगे। हम आपके कहने पे घर चले जाएं। ये मुंह और मसूर की दाल। मियां साहब एहतसाब आपका होगा। नवाज को पता नहीं लगना चाहिए कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है और लोगों को गालियां देते रहे। जिन ड्यूआर्स के ऊपर मियां साहब का एहतसाब, उन्हीं पे मेरा भी साथ कर लें। मैंने या मेरे खानदान के किसी फर्द ने कौमी अमानत में रत्ती भर खयानत नहीं की। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में बात होगी सिर्फ पनामा केस के हवाले से, क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 20 अप्रैल 2017 को पनामा केस का फैसला सुनाया जाएगा। दोपहर 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी वेबसाइट पे जो कॉज लिस्ट डाली है उसमें ये मेंशन किया गया है। 57 डेज तक ये फैसला जो है अदालत ने महफूज रखा और अब फाइनली जो है ये फैसला अदालत 20 तारीख को सुनाने जा रही है। पनामा केस के हवाले से आपको एक मुख्तसर जो है इसकी टाइमलाइन बताते चलें। 3 अप्रैल को दुनिया भर में पनामा लीक्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मंजर आम पर आए और उसी वक्त पाकिस्तान में भी एक तहलका मचा, और वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट फैमिली है यानी कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की फैमिली जो है उनके ऑफशोर अकाउंट्स पनामा में मौजूद थे। और उसके बाद से बहस ये हो रही थी कि इन पनामा पेपर्स की तहकीकात होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि वजीर आजम साहब की फैमिली के पास ये असासे खरीदने के लिए, ये ऑफशोर कंपनीज खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। क्या पैसा पाकिस्तान से बाहर गया था या पाकिस्तान से बाहर जो माजी में सरमायाकारी की गई थी नवाज शरीफ साहब की फैमिली की जानिब से, उसी से ये लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। और जो पूरी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है वो इन्हीं सवालात के इर्द गिर्द घूमती रही। जब ये पनामा का सामने आया, पनामा लीक सामने आए, तो इसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो कानूनी तौर पे हो या अपने जो एहतजाज हैं उनके जरिए जिंदा रखने की कोशिश की। उनके साथ जमात इस्लामी और शेख रशीद साहब की जो पार्टी है वो भी फरीक बनी थी अदालत में। जब अदालत में पहली मरतबा पिटिशंस गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुस्तरद कर दी थी वो पिटिशंस 31 अगस्त को, और फिर 27 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार की जानिब से उनको मुस्तरद करके तमाम पिटिशंस को एक्सेप्ट कर लिया था। 20 अक्टूबर को पहली समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट की पनामा केस के हवाले से, और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे। 10 समाअतें हुई और 10 समाअत के बाद जो है सर्दियों की छुट्टियां आ गई और चीफ जस्टिस साहब का टर्म जो है वो मुकम्मल हो रहा था, इसलिए वो बेंच टूट गया। और इसके बाद 4 जनवरी को नया बेंच तश्कील दिया गया और उस वक्त सरबराही कर रहे थे इस बेंच की जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, उनके साथ एजाज अफजल, गुलजार अहमद, जस्टिस शेख अजमत साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब उस बेंच पर मौजूद थे। और इस बेंच ने 26 समाअतें की, जिसकी आखिरी समाअत थी 23 फरवरी को, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था और अब ये फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। बहुत सारे इसमें अहम मोड़ आए हैं जो कि आगे जाके प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से कतरी लेटर का सामने आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसिल का तब्दील होना, और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस थी इस केस के हवाले से वो भी इस प्रोग्राम में आपके सामने रखें। मेरे साथ काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, खालिद अजीम साहब हैं और इमरान इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है उमर चीमा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और ICIJ के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं पाकिस्तान के लिए। उमर चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये स्टोरी फाइल की थी, जब ये तहकीकात आप कर रहे थे और ये पब्लिश हुई, तो वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये मामला पाकिस्तान में 1 साल तक चलेगा और फर्स्ट फैमिली को जो है कोर्ट में अपनी सफाई देनी पड़ेगी, ये मामला इतना आगे जाएगा? देखिए, मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मामला परसों तक खत्म नहीं हो रहा, अभी ये चलेगा, ये तो चलता रहेगा, इसकी शक्लें बदलेंगी, लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल है कि आगे कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। जब ये हम इस स्टोरी पे काम कर रहे थे, मुझे ये जरूर आइडिया था कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल है और ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसने तूल पकड़ा, लेकिन जो हालात बदलते गए, चीजें अनफोल्ड होती गई और अभी तक भी जो प्रोग्रेस है, अगर आप देखें तो हमने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इसके
बावजूद हम अभी पहली स्टेज पर हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है, और वो इस जो अभी तक कोर्ट में केस चला है वो मुझे यही लग रहा है कि इस पे मजीद तहकीकात का आर्डर दिया जाएगा। जो वो बात कर रहे हैं कि 20 साल का या 30 साल का, ये याद रखा जाएगा। उसमें क्वाइट पॉसिबल है कि वो एक मैकेनिज्म तय कर दें, कोई एक बेसिक प्रिंसिपल तय कर दें, तो उसकी रोशनी में आगे कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन किस शक्ल में हो सकती है? या तो एक कमीशन बना दिया जाए, वो तमाम तहकीक करे कि ये जितने भी एविडेंसेस दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वो वेरीफाइड हैं, ये नहीं है, दुरुस्त है या नहीं है, या किसी इदारे को कह दिया जाए, जैसे नैब को कह दिया जाए कि आप मजीद तहकीकात करें, या एक पर्टिकुलर केस हुदैबिया पेपर मिल्स का केस दोबारा खोला जाए। क्या शक्ल हो सकती है इसकी? देखिए, ये अगर अदालती रिमार्क्स को मद्देनजर रखा जाए तो उसमें ये एक रवायती तरीका तफ्तीश इख्तियार नहीं किया जाएगा। रवायती तरीका तफ्तीश से मतलब ये है कि आप एक सिंपल, जिस तरह पहले कमीशन बने, आप एक फिर कमीशन बना दें और नैब के सुपुर्द कर दें या FIA को इन्वॉल्व कर लें। ऑब्वियसली लोग तो कोई आसमानों से फरिश्ते तो नहीं आएंगे, इधर ज़मीन से ही होंगे। मुझे जो लग रहा है अदालती रिमार्क्स की बुनियाद पर, वो ये लग रहा है कि जो वो बात करते हैं कि हम इस तरह का फैसला देंगे कि जो 20 साल तक याद रखा जाएगा, वो उसमें कोई बेसिक प्रिंसिपल तय किए जाएंगे, उसमें कोई मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाएगा और उसकी रोशनी में इन्वेस्टिगेशन होगी। अब उनके अदालत के ज़हन में क्या चीज़ है, वो कोई एक इंडिपेंडेंट कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, वो कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई प्राइवेट साइट से कोई लोग लेते हैं। ये चीज़ जो है, इसका हमें एग्जैक्ट आइडिया जुमेरात को होगा, लेकिन तफ्तीश इधर ख़त्म होने वाली नहीं है, या दूसरे अल्फाज में जितनी अभी तक हुई है इसकी बुनियाद पर ख़त्मी फैसला नहीं आएगा। मैं इन पर्टिकुलर, यानी कि ये पनामा के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो कंट्राडिक्शन है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में या जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, उसके बारे में कोई खत्मी फैसला आ सकता है, लेकिन ये जो पनामा के बारे में ये चीजें भी चलेंगी। सही, इस पे आप कह रहे हैं कि मजीद तफ्तीश होगी। सुप्रीम कोर्ट वैसे एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी बन सकती है किसी इन्वेस्टिगेशन की। ये बात कोर्ट में एक रिमार्क के तौर पे कही गई थी कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि किसी को इन्वेस्टिगेशन का कहकर उन्होंने कहा कि जी हम मॉनिटर करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन को। इट्स क्वाइट पॉसिबल कमीशन बना दें या कोई इदारा तहकीकात करे, लेकिन मॉनिटरिंग जो है वो नैब का चेयरमैन बदले और फिर वो रिपोर्ट करे एवरी फोर्टनाइटली। पहले भी होता रहा वैसे केसेस में। खालिद साहब, क्या ये ऑप्शन अभी भी है कि इस तरह का फैसला हो कि एक कमीशन बना दिया जाए जो कि मजीद तहकीकात करेगा, तफ्तीश करेगा? क्योंकि आपको बताऊं, जो 7 दिसंबर को जो 9th हियरिंग थी, जो पहले बेंच की, उसमें उन्होंने तमाम जमातों से पूछा था, फरीकैन से पूछा था कि कमीशन बनाना चाहिए, तो PTI ने वाज़े मौके इख्तियार किया था कि कमीशन नहीं हमें कबूल है, और अगर बनाया गया तो हम बाइकआउट करेंगे उसका। जी, ये बहुत लेटेस्ट स्टेज पे, लेकिन पहले तो वो भी कमीशन ही की बात करते रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो 1 नवंबर को जब कमीशन बनाए जाने का एक इशारा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस वक्त अगरचे उनकी जो पेटिशन है उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन उसको वेलकम किया था। और मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कमीशन बन रहा है और हमें तवक्को है कि अब तलाशी ली जाएगी। इसकी मिसालें भी मौजूद हैं हमारे पास कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट सुपरविजन में कमीशन बनता है और उसकी तहकीकात होती है। सही। उसके लिए स्पेशल TORs जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक कि मॉनिटरिंग का रोल सुप्रीम कोर्ट का किसी एक जज को भी मुकर्रर किया जा सकता है। और इसके अलावा 2 और ऐसी सूरतें थी जबकि मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया था। एक तो जब इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो एक मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे और हर हाई कोर्ट के लेवल पे जो है वो मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिए गए थे, जो उन अदालतों की जो कारकर्दगी है उसको मॉनिटर करते थे। उसके बाद फिर NRO का जब फैसला आया तो फिर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी कि वो जो केसेस वापस दोबारा चलाए जाने हैं उनका क्या स्टेटस है। अच्छा, एक सवाल का जवाब देते हैं उमर चीमा साहब, कि जब ये पता चला कि इनके फ्लैट्स हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं जो कि फ्लैट्स ओन करती हैं, तो सबसे बुनियादी सवाल ये जहन में आता था कि शरीफ फैमिली के पास ये पैसा आया कैसे? तो जो इन्होंने डिफेंस दिया है कोर्ट में, आपको लगता है कि उससे वो अपने तौर पे साबित कर पाए कि मनी ट्रेल क्या थी इन फ्लैट्स के पीछे? देखिए, मेरे ख्याल जो उन्होंने अदालत में अभी तक शवाहिद पेश किए हैं उनसे तो गालिबन वो खुद भी मुतमिन नहीं है। उन्होंने एक रस्मी कार्रवाई पूरी करने की कोशिश की है, ना वो खुद मुतमिन है और ना ही अदालत। और अदालत ने इस चीज़ का बरमिला इजहार भी किया है, यानी उनके लिए ये एक मायूसी का सबब था कि क्या इन
अपने डिफेंस में पेश करने के लिए कतरी लेटर के अलावा कोई और चीज़ है या नहीं। तो अच्छा, एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्होंने कोई हकायक अदालत से छुपाए भी हैं और उसका बाकायदा उन्होंने इकरार भी किया है। आपको याद होगा कि राजा सलमान अकरम जो है, उन्होंने कुछ मौक़ों पर कहा, जब अदालत ने कोई सवालात किए तो उन्होंने कहा जी कि मुझे अपने मौक्कल की तरफ से ये हिदायत है कि हम इस बारे में नहीं बताना चाहते। तो ये इस बारे में अदालत के माजी में भी कई ऐसे फैसले मिलते हैं कि जिधर हकायक छुपाने को एक जस्टिस को रोकने या इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने के मुतरादिफ समझा जाता है। तो ये चीज़ें तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, यानी कि ये अदालत के लिए कोई ऐसी को बाइसे इत्मीनान नहीं है और ये चीज़ें इनके खिलाफ जा सकती हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान भाई साहब, एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पे आपकी जमात के लिए बड़ा रेलेवेंट सवाल है, और वो जो रिमार्क्स थे ना लास्ट डे जो 23 फरवरी को दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि अगर अदालत किसी फरीक के हक में फैसला देती है तो वो कहते हैं कि बड़े बेहतरीन जजेस हैं, ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। उनके खिलाफ अगर फैसला चला जाता है तो वो कहते हैं कि नाअहल जजेस थे, करप्ट हैं, पैसा ले लिया, इस तरह की शिकायत करती है। ये बाकायदा आसिफ सईद खोसा साहब ने आखिरी दिन कहा था। अब माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे इदारे हैं जिनके सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाया आपने, ऐसा तो नहीं होगा इस फैसले के बाद? नहीं, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं होगा। हम समझते हैं कि ये बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं और मुहब्बुल वतन जजेस हैं, कानून का एहतराम करने वाले जजेस हैं, और ये जानते हैं कि जिस तरह की फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स नवाज शरीफ की फैमिली की तरफ से दाखिल किए गए हैं, उसके ऊपर फैसला देना या उसके ऊपर स्टैंड लेना कोई आसान काम नहीं होगा। वो ये जानते हैं कि जो रिमार्क्स उन्होंने, ये नहीं मुझे बताएं कि जो रिमार्क्स से मैं आपसे बात कर रहा था वो क्या कहेंगे कि जी हमने जो नैब के लिए इन्ना लीला पड़ी थी वो वैसे हमने कह दिया था, एक रिमार्क था, पासिंग रिमार्क था, वैसे नैब बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह नैब ठीक है। वो किस तरह ये इस बात को कहेंगे कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब के जो पार्टनर्स हैं कतरी, ये LNG का ठेका इनको दिया गया, ये बिल्कुल ठीक किया, ये कतरी लेटर भी बिल्कुल ठीक है। तो बातें हो गई ना इमरान भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जजेस से खुद अपने रिमार्क्स में कहा था कि अगर किसी के खिलाफ फैसला चला जाता है तो वो फिर जजेस पे तनकीद शुरू कर देता है। तो अगर आपके खिलाफ ही फैसला जाता है, अगर की मैं बात कर रहा हूं ना, क्योंकि दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपके हक में होगा या आपके खिलाफ होगा, तो क्या जजेस पे तनकीद तो नहीं शुरू हो जाएगी जिसका खदशा उन्होंने जिसके खदशे खुद उन्होंने इज़हार किया था? शहजाद, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि फ़ैसला हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़, यानी PTI के हक़ में या PTI के ख़िलाफ़ नहीं है। फ़ैसला या तो पाकिस्तान के हक़ में होगा या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा। ये हमारा वही नहीं है, यानी PTI का झगड़ा ही नहीं है इसके अंदर। ये पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला होगा या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा। आने वाली हुकूमतें क्या पाकिस्तान के अंदर इसी तरह करप्शन जारी रखेंगी, पाकिस्तान के, तो वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यही कहेंगे कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। अच्छा, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में 20 तारीख के बाद सियासत कितनी तब्दील होने जा रही है? काफी ज्यादा मेरे ख्याल से सियासत तब्दील हो रही है, और सियासत नहीं तब्दील होगी बल्कि मेरे ख्याल से इसमें जो ओवरऑल मुल्क के हालात हैं, क्योंकि देखें सबसे जो आपके अदारे हैं उनके ऊपर सवाल उठ गया, FBR के ऊपर, नैब के ऊपर, FIA के ऊपर, बैंकों के ऊपर। अगर आप याद करें तो चंद रोज पहले चौधरी निसार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 दफा उन्होंने खनान कालिया का जिक्र किया बीच में कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें बैंक भी आएंगे और उसमें जो है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कुछ FIA के अफसरान भी आएंगे। तो बात यह है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि डायरेक्शन जाएंगी FBR को, नैब को, इलेक्शन कमीशन को, और फिर उसके बाद उन अदारों की तरफ से अपना काम शुरू होगा। और उसकी जद में मैंने अपने प्रोग्राम में भी 2-4 दफा जिक्र किया, क्योंकि मैं कुछ हकायक से वाकिफ हूँ खनान कालिया के, और मुझे ये अच्छी तरह से इल्म है, और मैं ऑन अथॉरिटी बात कर रहा हूँ कि मुझे उसमें इल्म है कि उसमें बैंक कौन कौन से बैंक्स हैं, उसमें स्टार्ट हो रहा है ये 2004 के क्रैश के बाद से लेके, और अब वो रिपोर्ट सामने आ रही है। आपको याद होगा जो कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो क्रैश हुआ था, और चौधरी साहब ने भी जिक्र किया कि 103 अरब, वो रिपोर्ट बाहर से आ गई। वो इसके साथ कि क्यों FIA ने एक्शन नहीं लिया, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, नैब क्या करता रहा, FIA क्या करती रही, उसकी जद में ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे,
चौधरी निसार का वो जुमला याद करें कि वो कह रहे हैं कि मैं कुछ बात ज्यादा नहीं कहना चाहता, तौहीन अदालत लग जाएगी, यानी कुछ ऐसी शख्सियात हैं। उस फैसले को आप कैसे लिंक कर रहे हैं इस ना चीज से? सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि पूरे मुल्क का जो एक आप कहते हैं ना कि एक ढांचा खड़ा हुआ है इस वक्त, मेरे ख्याल से वो आने वाले दिनों में जद में आने वाले। जी शहजाद जी, ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि इदारों को फिर कह दिया जाएगा तहकीक करने का। मेरे ख्याल से जब FBI के चेयरमैन पेश हुए थे या नायब चेयरमैन पेश हुए थे तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जजेस का मूड उनकी वजह से बड़ा खराब हो गया था, क्योंकि उन्होंने खुद एतराफ किया इस बात का कि हम तहकीकात नहीं की। जब नायब से पूछा गया आपने क्यों नहीं हुदैबिया पेपर मिल का जब केस बंद हो रहा था क्यों अपील नहीं की, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते थे, बोर्ड हमारा उसके खिलाफ था और अभी भी हम नहीं करेंगे। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि देखें अदालत वो अपने साथ फाइल लेकर आए थे और उस फाइल में हुदैबिया पेपर्स वो चाहते तो पहले, बल्कि अगर आप याद करें तो अदालत ने कहा था कि याद करके आइएगा हुदैबिया की पूरी डिटेल्स, लेकिन फिर उन्होंने फाइल नहीं खुलवाई। मनी ट्रेल तो उस फाइल के अंदर मौजूद है। तो जाहिर है कि अदारों को फिर अगर उसी दिन वो खुलवा देते तो शायद वो मामला सिर्फ एक हुदैबिया की हद तक रह जाता। तफसीली फैसला अमूमन ये होता है कि शॉर्ट ऑर्डर देके वो अदालत जो है वो फिर कहती है तो तफसीली फैसला पढ़ के सुनाया जाएगा खुली अदालत के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब नहीं, इसमें बहुत से लोग और शख्सियात इसकी जद में आएंगी। देखिए मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि इसमें डॉन ली, इसमें आप खनान कालिया के हवाले से, इसमें आप FBR के हवाले से, इसमें 62-63 एक शख्स पे नहीं लगेगी, बहुत से लोगों पे लगेगी। और मेरा अपना अंदाजा है और कुछ मेरी इतलात भी है कि जो मैं अफरा तफरी की बात मैंने 2-4 दफा अपने प्रोग्राम में की, अगर आप कराची के हालात देखें तो कराची में अभी जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो 2 वहां से बातें हुई हैं। एक तो हुकूमत सिंध की तरफ से कहा गया है कि रेंजर्स पाबंद है इन जगहों पर सिक्योरिटी की, और रेंजर्स की तरफ से जवाबी एक नोट आया है अभी कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ इलाकों के पाबंद हैं लेकिन हम बिलावल हाउस और बाकी इलाकों पे उनकी हिफाजत के पाबंद नहीं है। तो सिंध के अंदर AD ख्वाजा जो हैं आप देखें कि बिल्कुल उनको साइड पे कर दिया गया है। वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लाहौर में वो बैनर्स लगने शुरू हो गए, हाजिर है लहू हमारा, ख्वाजा सादर पीर साहब के। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ ही रहेगा, मैं जरा एक इस पे बात करना चाह रहा हूँ काशिफ वासी साहब, खालिद साहब, कि अगर फैसला किसी पार्टी के खिलाफ आता है तो उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे। मिसाल के तौर पे, और इस पर आपको पता है अफवाहें भी बड़ी गर्दिश करिए, अगर फैसला शरीफ फैमिली के खिलाफ आता है क्या ऑप्शंस होंगे शरीफ फैमिली के पास? देखिए नौयत पे डिपेंड करता है कि किस नौयत का फैसला उनके खिलाफ आता है। अगर तो जो प्रेयर है कि डिस्क्वालीफाई करते हैं फिर तो बहुत एवरीथिंग टू लूज फॉर द शरीफ फैमिली। अगर ये कह दिया जाए कि जनाब आपने कंसील किया, आपने नहीं बताया, ये 62-63 जैसा डॉक्टर, वो बहुत सी चीज़ें हैं कि किस नौयत का, किस कैटेगरी का फैसला आएगा, किस हद तक डैमनिंग फैसला होगा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। दूसरा ये कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो लेना, अगर वर्स्ट के सिनेरियो आता है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो फिर क्या ऑप्शन होंगे नून लीग के पास कि एक नया वजीर आजम उन्हीं की जमात में से वो ले आएंगे और एक साल तक वो चलाते रहेंगे हुकूमत? इस हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी बड़ी चैलेंज हो जाएगी, फिर हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि वो हुकूमत बदलेंगे, किसी और को वजीर आजम लगाएंगे, कौन हुकूमत चला पाएगा उसके बाद? मेरा ख्याल है हुकूमत चलती नहीं। इस अगर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया मियाँ साहब को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, उनके बगैर हुकूमत चलती मुझे नजर नहीं आती। अगर तो ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी और को वजीर आजम बना के एक साल मजीद क्या करेंगे, एक साल निकाल, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा कि इलेक्शन कॉल कर दें? अगर दरमियान का फैसला भी अगर किसी ना किसी जगह ऐसा लगे कि जिस तरह मियाँ साहब इंडाइट तो हो रहे हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया और इमरान खान के पास इनफ उनके पास हो तनकीद करने का, तो मुझे लगता है कि मियाँ साहब इलेक्शंस करवाने को ज्यादा प्रेफर करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग। खालिद साहब सेम सवाल आपसे कि अगर नून लीग के खिलाफ ये फैसला आता है क्या ऑप्शंस होंगे सियासी तौर पे नून लीग के पास? देखिए जी, उसमें अगर तो ये हो जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि PTI की जो पिटीशन है उसकी प्रे में नंबर 1 जो पॉइंट है कि मियाँ नवाज शरीफ इसाक डार और कैप्टन सफदर को डिस्क्वालीफाई किया, उन दोनों का तो मैटर नहीं करता, असल बात मियाँ शरीफ के डिस्क्वालीफाई होने की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालीफाई होने के बाद एक तो सूरत हाल ये है कि आर्टिकल 58 के तहत जब सदर ये देखता है कि किसी भी शख्स को, किसी भी एक रुकन को पार्लियामेंट की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं तो वो असम्बली डिज़ाल्व कर सकता है। एक तो सूरत हाल वो हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि फॉर इंटरिम पीरियड और ये बजट देने के नुक्ता नज़र से किसी एक को अबूरी तौर पर वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया जाए और
वो काम करने के बाद उसके बाद वो असम्बली डिज़ाल्व करके इलेक्शन, क्योंकि इस वक्त उसके बाद जो बेहतरीन ऑप्शन नून लीग के लिए है वो यही है कि इस वक्त अब उनके जो हरीफ हैं वो शायद इंतखाबी तैयारियों में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो शायद इलेक्शन में जाना उसके लिए जो है वो बेहतर ऑप्शन, ये एक ऑप्शन। लेकिन उसमें फिर वही सूरत हाल आएगी कि नवाज शरीफ इस दाग के साथ इलेक्शन में जाना भी मुस्लिम लीग उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा, इसलिए वो कोशिश करें शायद हमें स्पेस मिल जाए, साल में, मतलब उनको ये जज करना पड़ेगा कि सिंपैथी मिलेगी उनको या नहीं मिलेगी, हालात किस किस्म के हैं। लेकिन मेरा ख्याल है नौयत ऑफ द डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन कर पे जाएंगे या ये 6 महीने 8 महीने और निकालेंगे ताकि वो जो ब्लो है वो ब्लो जरा सॉफ्ट। लेकिन उसमें फिर वो सूरत हाल है कि क्या नवाज शरीफ सियासत में बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो सियासत में बाकी नहीं है तो हालात ही कुछ और है ना। अच्छा, तो और मैं दूसरी तरफ की बात करूंगा कि इमरान खान के खिलाफ अगर फैसला जाता है तो फिर उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे, वो कहां खड़े होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब पहले इसका जवाब देते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, सियासी तौर पे क्या होगा नून लीग के पास ऑप्शन अगर कोई उनके बहुत खिलाफ फैसला आ जाता है? फैसला जो है वो नून लीग के खिलाफ नहीं होगा गालिबन। फैसला जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जाएगा। अगर ये 62 लगती है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू खड़ा होता है, अगर नैब का इशू खड़ा होता है, तो उस पे अक्रॉस द बोर्ड होगा सर। लेकिन इसमें तो फैसला तो जजेस ने प्रेयर के मुताबिक ही देना है ना। आ सकते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी आ सकते हैं। तो प्रेयर का एक सेकंड डॉक्टर साहब, प्रेयर में 3 लोगों को बनाया गया है ना, 3 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन की डिमांड की उन्होंने, तो इसमें पीपल्स पार्टी कहां से आ जाएगी, इसमें सिंध के रेंजर्स कहां से आ गए, ये सारे लोग कैसे कनेक्ट होते हैं इससे? नहीं, आप इसमें मजमूई सूरत हाल देखें। आप सिराजुल हक साहब की पिटीशन को क्यों ज़हन में नहीं ला रहे जो अक्रॉस द बोर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, उसको तो डेफर कर दिया गया है। में रखेंगे रिमार्क्स जजेस ने ये भी दिए थे कि हो सकता है आप दोनों के खिलाफ फैसला, ये भी एक मरहला आ गया था। ये जो 62-63 है ये सब पे लगेगी, ठीक है। आप 62-63 सब पे लगेगी। नैब के अंदर मेगा करप्शन केसेस खुलेंगे, देखिए ना। ये चेन रिएक्शन, हाउस ऑफ कार्ड, जो भी काशिफ भी बात कर रहे थे और खालिदीन साहब भी बात कर रहे थे, हाउस ऑफ कार्ड है। आप एक कार्ड खींच लें तो उसके बाद वो पूरा का पूरा मामला तो वो तो फिर बात की बात हो सकती है ना। स्पिलओवर इफेक्ट क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन जो प्रेयर है ना, प्रेयर महदूद है इस बात तक कि मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, कैप्टन सफदर को डिस्क्वालीफाई किया जाए और इसहाक डार साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसके दरमियान ही कोई फैसला कम से कम दरमियान में होगा। अब अदालत जैसा वो कह रहे हैं कि शायद एक पंडोरा बॉक्स खुल जाए सारों को, वो नैब शायब अगर करना चाहें तो एक बात की बात है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि बाद में इस चीज़ को क्वालिफाई कर लिया गया था और नईम बुखारी जो है नए बेंच के सामने जब पहले दिन पेश हुए थे तो उनका कहना था कि हम वी वांट अ डिक्लेरेशन टू अपना फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि डिक्लेरेशन आएगा और उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है डिक्लेरेशन के सादिक अमीन है या नहीं। और ये अपनी प्रेयर में शेख रशीद ने लिखा है, क्या हमें डिक्लेरेशन चाहिए? जी नहीं, ये उसके बाद नईम बुखारी ने भी पहले दिन आके यही जो 12 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे उसमें यही बात उन्होंने रखी थी, क्योंकि अब डिक्लेरेशन चाहिए। 62(1)(f जो है उसके इतलाक के लिए पहले डिक्लेरेशन और कोर्ट ने ये बार-बार कहा था अपने रिमार्क्स में कि डिक्लेरेशन देने का हम इख्तियार रखते हैं और ये माजी में भी हमने किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। हमारे साथ वजीर आजम के तर्जुमान मुस्ताफ भी मौजूद है। मुस्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप डिस्कशन सुन रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि अगर PMLN या शरीफ फैमिली के खिलाफ फैसला जाता है तो क्या उनकी तरफ सियासी ऑप्शन होंगे। मैं दूसरी तरफ भी आऊंगा, PTI के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन ये बताइए कि क्या इस वक्त PMLN के कैंप्स में बात हो रही है, वर्स्ट के सिनेरियो में क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास सियासी तौर पे? जी, एक तो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी, मैं ज़रा देर से इसमें मैंने शिरकत की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे फ़ैसला तो आपके पास है, आपने तो फैसले कई सुनाए, अभी डॉक्टर साहब ने सुनाया। और मेरे कौन से ऐसे जुमले से आपको ये लगा कि फैसला मेरे पास है? जी नहीं, आपकी बात नहीं, मैं बाकी तमाम, अभी अब्बासी साहब ने भी बताया कि ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, मगर डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल फैसला, भरपूर फैसला सुनाया कि ये अक्रॉस द बोर्ड एक फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट से ये की गई है, हम तो ये सिर्फ कह रहे हैं कि इससे बाहर कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो यही है कि इन तीनों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो कानून की वो मैं तो आपको जी आप मैं तो हो रहा है ये कि ये प्रेयर है। आपको मुसद्दिक साहब को बुरा लगा तो माजरत चालें, कोई हरज नहीं है इसमें। वैसे मेरा ख्याल है कि इस पर नवाज शरीफ साहब के बचने की जो उम्मीद है वो सिर्फ अंडों का जवाब उतारने से हो सकती है। जो अच्छा चले जी मुसद्दिक साहब, देखिए हमारा तो, मुझे तो काफ़ी आपके प्रोग्राम के अंदर आके तो बड़ी अजीब सी चीज़ लगी। हम तो इस बात पे खुश थे कि फ़ैसला आ रहा है, जब ये फ़ैसला आ जाएगा तो फिर कोई हम तरक्की की तरफ दोबारा को बात करेंगे, कुछ खुश।
डॉक्टर साहब को बात करने दीजिए। इमरान इस्माइल साहब जी। डॉक्टर नहीं, साहब आप नहीं करने दीजिए ना, वो कर लेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा, प्लीज आप कीजिए। इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, ये भी पीटीआई ने लगाया सर, पीटीआई ने बैनर लगाए शायद पूरे लाहौर में, कायद का हो एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। क्या जरूरत पड़ गई सर आज लहू पेश करने की? डॉक्टर साहब फरमाइए। क्या फरमाऊं जी, किसकी गुफ्तगू पे? मुझे तो पता नहीं आप क्या मुझसे किस वक्त आप मुखातिब हो रहे हैं। जब हो आप मुझे पूछिए तो मैं बता देता हूं, जो आप सवाल पूछें। नहीं, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं। इमरान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा उनको जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। खामोश हूं सर, मैं खामोश हूं। मुझे तो मैंने तो आपसे ये कहा कि मैं जब आपके प्रोग्राम में नहीं आया था तो हम लोग बड़े खुश थे कि अच्छा है, एक बड़े देर से एक इज़्तिराब की कैफियत है, एक गैर यकीनी सी कैफियत फ़िज़ा में फैली हुई थी। तो हम बड़े खुश हुए कि चलिए फ़ैसला आ रहा है, जो भी फ़ैसला होगा सबके सामने आ जाएगा, आवाम को पता चलेगा कि असल इंसाफ क्या था, शहादतें किस तरफ थीं, किसके पास सबूत थे, किसके पास नहीं थे, वरना हम तो क़यास आराई सिर्फ कर सकते हैं। और उसके बाद जब फ़ैसला आ जाएगा तो फिर हम कोई तरक्की की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे, जो दीगर चीज़ें हैं जिस खिदमत के लिए हम आए हैं यहाँ पर, उसकी गुफ्तगू शुरू होगी। मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, ऐसे जैसे कुछ ये तो बात साबित हो गई कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आने लगा है, और अगर जब ये आ जाएगा तो फिर क्या होगा, लेजिटिमेसी को क्या होगा। हमें तो आप बिल्कुल ऐसा कोई जो आप बातें कर रहे हैं उसका इम्कान हमें नज़र नहीं आ रहा, और यकीनी तौर पे आपका हमारा जो नुक्ता नज़र है वो मुख्तलिफ है। हमारे नुक्ता नज़र से तो जब अदालत के अंदर हमारे वकला गए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमारे ऊपर अगर ये नैब के कानून के तहत मुकदमा चल रहा होता, जो ये नहीं चल रहा, ये नैब का मुकदमा नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन अगर नैब के तहत भी प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा होता तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ये है कि उन्होंने एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फराहम करनी है अदालत को। और अगर अदालत या उनके हमारे मुखालिफ जो हैं वो इस प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो उनको बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश करना होगा कि यहाँ पर करप्शन हुई, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश करना होगा कि ये करप्शन का पैसा जो है वो लॉन्डर हुआ, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये साबित करना होगा कि इस पैसे से ये अपार्टमेंट ख़रीदे गए। हमारे नुक्ता नज़र से तो कोई ऐसा सबूत फराहम नहीं किया गया जिससे ये चीज़ें साबित हों। तो हमारा नुक्ता नज़र और जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे मेरे आने से पहले, जिसका आखिरी हिस्सा मैंने सुना, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ हमारे नुक्ता नज़र हैं। तो हमारा ये ख्याल है, हमारा ये ख्याल है आप इसको देख रहे हैं कि आपने अपना कोर्ट में केस जो है वो लड़ा है, आपने सारे सबूत दे दिए, और अगर कोई बियॉन्ड रीजनेबल, वो ये कह रहे हैं, उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है सबूत दूसरी पार्टी ने कि उन्होंने हाँ कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर कोई हमारे खिलाफ सबूत आता है तो वो लेकर आए। मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन मुस्तदिक साहब मैं इसीलिए आपसे सवाल पहले दोहराया था कि हम दोनों तरफ की बात करें, क्योंकि या तो पिटीशन पीटीआई के हक में होगी और आपके खिलाफ होगी, या पीटीआई के खिलाफ होगी और आपके हक में होगी, तो दोनों के बाद क्या सियासी आउटकम होगा पार्टीज के लिए, इस पर हम बात करें। और इसीलिए आपकी तसल्ली के लिए भी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला जाता है तो उनके पास सियासी ऑप्शंस क्या होंगे। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिटिशनर है और जो दीगर पिटिशनर है, अगर उनके हक में फैसला आता है और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये फैसला आता है तो फिर क्या पॉलिटिकल आउटकम हो सकता है, क्या ऑप्शंस होंगे सियासी पार्टी के पास, नून लीग के पास। अब बात करते हैं कि अगर पिटिशनर्स के खिलाफ फैसला जाता है, यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ जाता है और दीगर पिटिशनर के खिलाफ जाता है और PMLN के हक में ये फैसला जाता है, तो फिर क्या सियासी सूरत हाल होगी। खालिद अजीम साहब, क्या ऑप्शन होंगे फिर तहरीक इंसाफ के पास? क्या मजीद एक साल वो इसी एहतजाजी मुहिम में रहेंगे, जजेस पे तनकीद करेंगे, क्या सियासी ऑप्शन रहेंगे? लेकिन इसमें सबसे बड़ा लूज़र अगर कोई होता है तो वो तो हुकूमत ने होना था, अगर उसके हक में फैसला नहीं जाता, उसके अगेंस्ट आता है। और उसमें भी मैं पिन पॉइंट करूँगा कि अगर मियाँ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं स्ट्रेट अवे, जिसके के चांसेस लीगल व्यू पॉइंट से शायद कुछ थोड़े से कम हैं, क्योंकि उसके पहले कोई एक प्रोसेस है उसको देखना पड़ता है।
इस लिहाज से लूज़र तो वो थे। लेकिन अगर पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई की पॉलिटिक्स एक खासे अरसे बाद जिंदा हुई थी, पर्टिकुलरली जब वो डिच हो गए थे धांधली कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद। उनके पास को बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर धरना उनको कॉल ऑफ करना पड़ा, अगरचे उनकी वो राब्ता आवाम मुहिम चल रही थी, लेकिन उनके पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्हिसार इस बात पे था। और पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ के मंजर आम से हट जाने के बाद उनको एक बड़ा अपर हैंड जो है होना था। मेरे ख्याल में अब वो उनके पास नहीं होगा। बाकी वो जो मामूल के ऑप्शन हैं उनके वो रहेंगे कि वो अपनी राब्ता आवाम मुहिम, अपनी इलेक्शन की तैयारियां किस बुनियाद पे करेंगे फिर? अगर क्लीन चिट मिल जाती है, उनकी पिटिशंस मुस्तरद हो जाती है, फिर क्या कहेंगे अवामी मुहिम में जाके कि हम इलेक्शन के खिलाफ धांधली पे हमने आवाज़ उठाई, वो भी फैसला मुकम्मल तौर पे हमारे हक में नहीं आया बल्कि नवाज शरीफ साहब के हक में गया, यहाँ से भी क्लीन चिट मिल गई। और ये इस चीज़ पे क्लीन चिट मिलना नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 90 की दहाई से ये उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। ये डिफ़िकल्ट तो होगा कि हम ये तसव्वुर करें कि मुकम्मल क्लीन चिट जैसे तरह के इलेक्शन जैसे धांधली वाले मामले पे भी पीटीआई के पास अपना एक जवाब मौजूद है कि ठीक है वो मैनिपुलेशन उसमें साबित नहीं हो सकी, लेकिन इलेक्शन के जो वहाँ पे लैकुनास थे, जो उसकी खामियां थी, सुकम थे, वो तो जॉट डाउन कर दिए उस कमीशन ने। और 40 ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने उजागर कर दिए जिसके बारे में कि बार बार तहरीक इंसाफ जो है कहती थी इसी किस्म की कोई चीज़ अगर उनको वहाँ से मिल जाती है तो वो इलेक्शन कैंपेन के लिए काफ़ी है। काशिफ अब्बासी साहब, अगर पिटिशन मुस्तरद हो जाती है, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी और अगले 1 साल जो इंतखाब होने में है क्या करेगी तहरीक इंसाफ? देखिए, मेरा ख्याल है उनकी सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने पूरे इलेक्शन का अगले आने वाले 2018 का दारोमदार इस पैनमा के साथ जोड़ दिया। कोई और काम नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ को तवज्जो नहीं दी, पॉलिटिकली इलेक्शन की तैयारियां, हल्के देखना, हल्कों के कैंडिडेट्स देखना, कुछ नहीं किया। तमाम तर फोकस, बल्कि उनके अपने वर्कर्स को कहते हैं, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, बहुत से लोगों ने जब ये कहा खान साहब से कि देखें जी बहुत सारे और काम करने को, केपी की गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा मैं जब पहले भी क्रिकेट खेलता था तो मैं पहले फोकस कर लेता था, मैंने करना क्या, कहते मेरा अब फोकस सिर्फ पैनामा लीग्स पे है, मैं और कुछ नहीं करना चाहता। सो उन्होंने इतना सो मच इज राइडिंग ऑन दिस पैनामा वर्डिक्ट फॉर इमरान खान एंड पीटीआई कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेटबैक होगा पीटीआई की पॉलिटिक्स को आने वाले। सेटबैक पर क्या आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकेंगे कि अगली बारी फिर नवाज शरीफ साहब की होगी? देखिए, इट इज अ वेरी लाइकली सिनेरियो, इट्स अ वेरी लाइकली सिनेरियो। वहां से कमबैक करना मुश्किल होगा, जैसे खालिद साहब कह रहे हैं कि रिगिंग के बाद ये कमबैक का मौका था, लेकिन ये फैसला खिलाफ चला जाता है तो फिर कमबैक करना जो है इलेक्शन से पहले। अगर मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के खिलाफ जाए, अगर ये अज़म्पशन ये है कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर ये फैसला चला जाए तो उनके लिए कमबैक करना शायद अगले इलेक्शन में मुश्किल है। इमरान इस्माइल साहब, उनका जो कमजोरी है वो रूरल वोट बैंक है, अर्बन वोट बैंक भी उनके लिए बड़ा मसला बनता जा रहा है पिछले कुछ अर्से में। पॉलिटिक्स इस किस्म की इमरान खान साहब ने कि अब लोग उस तरह जिस तरह 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब का जो परवर था ना, वो अब शायद थोड़ा सा कम हो गया। इस फैसले का बड़ी जरूरत थी उनको अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा थ्रस्ट देने की, कि वो दोबारा वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। मेरा ख्याल है अगर ना आया उनके हक में फैसला तो उनको बड़ा सेटबैक। सही है। इमरान इस्माइल साहब, आप भी यकीनन मुसद्दिक मलिक साहब की तरह यही कहेंगे कि हम तो सोच ही यही रहे हैं कि फैसला हमारे हक में जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये अज्यूम कर सकें थोड़ी देर के लिए कि आपकी पिटिशन मुस्तरद हो जाती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप लोगों की जो बुनियाद थी 2013 के इलेक्शन में भी वो ये थी कि नवाज शरीफ करप्ट है, आसिफ जरदारी करप्ट है, और अभी भी आप लोगों का यही स्टांस है और इसी स्टांस पे आप अगला इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। तो वेयर विल यू स्टैंड? पीटीआई कहां खड़ी होगी अगर आपकी पिटिशन मुस्तरद हो जाती है और क्लीन चिट मिल जाती है शरीफ फैमिली को? मुझे जरा शहजाद एक मिनट या 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड आपसे चाहिए। नंबर 1 ये कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बेटा वासे, बेटी नविया। अगले दिन उनकी माँ उनसे कह रही थी कि बेटा तुम लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, रिज़ल्ट कैसा आएगा? तो दोनों ने एकदम से कहा कि अम्मा ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये रिज़ल्ट जो हमारा आने वाला है ये महफूज हो जाए? तो ये रिज़ल्ट तो महफूज उन लोगों की ख्वाहिश होती है जिनको ख़तरा होता है कि जी हमारे साथ कुछ गलत होने लगा है, तो लिहाजा ये रिज़ल्ट महफूज हो जाए, 1.5 साल उसके बाद देखेंगे क्या होगा अगली जमात में। नंबर 2 चीज़ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सपोज किया है सिस्टम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सपोज किया है नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को। रिज़ल्ट जो भी आए, देखें एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी चर्ब ज़बानी से या अदम सबूतों की दस्तयाबी की वजह से मेरे से तुम गलत फ़ैसला ले जाओ तो ये ना समझना कि तुम जन्नत चले जाओगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तो अगर अव्वल तो मैं मानता नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात, जैसे आपने ब्रेक से पहले कहा
कि जी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को खुश करने के लिए या उनकी तसल्ली के लिए हम ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ हार जाती है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जी तहरीक इंसाफ नहीं हारेगी, ये पाकिस्तान का सिस्टम हारेगा अगर ऐसा हुआ तो। हमारा क्या स्टेक पे लगा हुआ है? मेरा तो पैसा नहीं आ रहा वापस, मेरा पैसा तो लूटा नहीं गया जाती, ये तो मुल्क का पैसा लूटा गया, मुल्क का पैसा वापस लाना है, सिंपल एज दैट। ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो शहजाद प्लीज ये बताइए कि आप करेंगे क्या? फिर आपकी सियासत की बुनियाद क्या होगी? आप जब करप्शन कहते हैं तो वो किसी और आपकी खुद की ख्वाहिश थी कि कोर्ट ऑफ लॉ में इसको साबित करा जाए ना। मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाई पीपल आर डिफेंडिंग इट। क्यों डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जैसा पढ़ा लिखा आदमी पनामा में कतरी खत को डिफेंड करेगा? व्हाट वुड इट टेक हिम टू डिफेंड अ कतरी खत? मुझे बताएं। एक कतरी खत जो आप एक छाबड़ी वाले से, रेडी वाले से, एक मजदूर से, किसान से, दहकान से पूछ लें कि ये खत क्या है, तो वो आपको कहेगा रद्दी का टुकड़ा है, ये गलत है, झूठ है, बकवास है, ये हो नहीं सकता। करते हैं वो इसलिए डिफेंड करते हैं क्योंकि वो उनके सियासी लीडर हैं। जब आपका सियासी लीडर कहता है कि फटीचर रेलू कट्टे थे तो आप भी उसको डिफेंड करते हैं ना, जैसे आप डिफेंड करते हैं वो भी कतरी खत को डिफेंड करते हैं। बात तो बराबर है, अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मुझे जरा एक ब्रेक लेने दीजिए इस पॉइंट पे। मुझे एक बात वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा केस के हवाले से बात कर रहे हैं जिसका फैसला 20 अप्रैल को आएगा। कुछ दिनों पहले मैंने इंटरव्यू किया था सिंध के गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब का और उनसे हमने ये सवाल किया था कि पनामा का केस जो कि कोर्ट में चल रहा था और उसमें कतरी लेटर भी आया, बहुत कुछ हुआ, तो क्या उससे सियासी तौर पे नुकसान हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसला आने से पहले? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। पॉलिटिकली आपके ख्याल में डैमेज हुए इस केस से आपकी जमात जो कि पूरा चला है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है ओवरऑल यस। अगर आप PMLN के किसी उससे पूछेंगे कि ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा होता, तो उस हवाले से इम्पैक्ट तो किया है। लेकिन फाइनलिटी चूँकि नहीं हुई है तो इससे दोनों पार्टीज़, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ PMLN, ये जो भी नतीजा आएगा उसको कैसे प्ले आउट करते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं अवाम के सामने, तो उस पर डिपेंड करेगा। मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे थे कि ये केस ना चलता तो यकीनन PMLN को फायदा हुआ, केस चला तो इससे नुकसान हुआ है, PTI को भी नुकसान हुआ है। फाइनलिटी पर डिपेंड करता है कि इसका फैसला क्या आएगा और उसको प्ले अप कैसे किया जाएगा। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो गैलप सर्वे आया था इसमें एक पॉइंट पर ये कहा गया था कि 57% पाकिस्तानी ये फील करते हैं कि अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में भी आया तब भी इमरान खान साहब जो है उनको मॉरल विक्ट्री मिल चुकी है क्योंकि उन्होंने इस अहम इशू को रेस किया और इस इशू को कोर्ट तक लेकर आए। आप इत्तेफाक करते हैं ये 57% पाकिस्तानियों से? इससे पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर एक अब्बासी साहब ने प्रोग्राम किया था जो आपके सामने मौजूद हैं, तो इनसे आप बेशक पूछ लीजिए। अब्बासी साहब ने प्रोग्राम जो किया था उसमें इमरान खान से जब पूछा कि भाई आपने जो चोरी किया, आपका जो मनी पैसा लॉन्डर हुआ, आपने जो अपनी बेगम के जो एसेट्स हैं नहीं डिक्लेयर किए, क्यों नहीं किए? तो वो अब्बासी साहब बैठे हैं, वो खुद ही तबसरा करेंगे, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इन्होंने पहले 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, उर्दू बाज़ार का इल्ज़ाम लगाया, नादरा पे इल्ज़ाम लगाया, एक IB उसके MI के ब्रिगेडियर पे इल्ज़ाम लगाया, जनरल क्यानी पे इल्ज़ाम लगाया। 57% पाकिस्तानी ये कहते हैं गैलप सर्वे में कि अगर ये केस नवाज शरीफ साहब के हक में भी जाता है तब भी मॉरल विक्ट्री इमरान खान साहब की होगी क्योंकि इस करप्शन के केस को वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते इस बात से? जी, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अभी जिस तरह ये बात कर रहे थे कि सबूत की क्या ज़रूरत है, इन्होंने कोई हदीस भी सुनाई कि सबूत की ज़रूरत नहीं है, अगर अदालत ने इनके हक़ में भी फ़ैसला दे दिया तो विक्ट्री हमारी है। तो इसका मतलब ये है कि फ़ैसले जो हैं वो जत्थों की शक्ल में होने चाहिए, सड़कों पे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी सबूत शहादत की ज़रूरत नहीं है। अदालत अगर आपके हक़ में फ़ैसला करे तो वो ठीक है, और अगर अदालत आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करे तो वो फ़ैसला जो है वो आपकी मॉरल विक्ट्री है। यानी आर्ग्यूमेंट इस वक्त ये हो रहा है कि अगर अदालत ने इनके हक में फैसला किया तो अदालत अच्छी है, अगर अदालत में इनके खिलाफ तो आपकी तसल्ली के लिए आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वरना ये आर्ग्यूमेंट था ही नहीं। ठीक है,
सही है मुसद्दिक मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे आप नहीं एग्री करते, मुझे जरा क्लोजिंग रिमार्क्स देने दीजिए। एग्री करते हैं 57% पाकिस्तानियों से कि वो कहते हैं कि फैसला अगर नवाज शरीफ साहब के भी हक में गया तब भी मॉरल विक्ट्री इमरान खान साहब की है। इसलिए कि परसेप्शन एक ऐसी बन गई है, टीवी इंटरव्यूज और मियाँ साहब के खिताबात के बाद के शरीफ फैमिली ने कुछ छुपाया है, उन्हें पूरा सच नहीं बोला, उनके पास जवाब नहीं है, ये परसेप्शन तो बन गई है ना। वेदर कोर्ट इसके साथ एग्री करता है या नहीं करता, पॉपुलर परसेप्शन क्या है, ये पॉपुलर परसेप्शन, और ये इमरान खान साहब के हक में जाएगी क्योंकि ही इज द वन जिन्होंने लीड किया। पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, 27 दिसंबर को दमादम मस्क अंदर करते करते बिलावल साहब पीछे हट गए, पीपल्स पार्टी इस सीन से गायब हो गई। इमरान खान सीम टू बी दी ओनली वॉइस जो इस केस को लेकर आगे चल रहे थे। तो जाहिर है इसको फायदा इमरान खान साहब को पॉलिटिकली कम से कम ये फायदा जरूर होगा कि वो इकलौते सियासतदान नजर आए जो इन चीजों को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं इसको मॉरल विक्ट्री, तो प्रॉब्ली उनकी मॉरल विक्ट्री। खालिद साहब सेम क्वेश्चन। जी देखिए, सियासत में मॉरल विक्ट्री और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल नोशनल हैं, इनका कहीं किसी बहस मुबाहिसे में तो शायद कोई उसकी अहमियत हो, फर्क नहीं लेकिन असल बात तो ये है कि क्या इलेक्शन में ये चीज़ जो है रिफ्लेक्ट करेगी। और वो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर फैसला मियाँ नवाज शरीफ के हक में आ जाता है तो उसमें पॉलिटिकल धचका लगेगा इमरान खान साहब को, और वोटों की गिनती जो है उसमें इखलाकियात जो है मेरे ख्याल में शायद इतना मैटर नहीं। मॉरल विक्ट्री से कोई सियासी विक्ट्री पे फायदा नहीं। मेरा भाई बैलेट पेपर पे इखलाकी लफ्ज नहीं है वहाँ पे, मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई है। आप दोनों का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मुसद्दिक साहब आपका शुक्रिया, इमरान इस्माइल साहब आपका भी शुक्रिया। कल भी मैराथन ट्रांसमिशन समा पर जारी रहेंगी। इस पनामा केस के हवाले से बात होगी, फैसला आने से पहले भी और फैसला आने के बाद भी मुकम्मल तबसरा आप देख सकते हैं समा पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।